हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी के लिए हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने ज़्यादातर प्रश्नोत्तरियाँ की हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के क्लिक करके देख लीजिए। या प्ले लिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद न्यूज करके, उस प्ले लिस्ट में सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर की भी वीडियो हैं और ज़्यादातर मॉडल पेपर हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। और एक ये बढ़िया प्रश्न है, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो देखिए, सगुण और निर्गुण भक्ति भारतीय भक्ति परंपरा के दो प्रमुख रूप हैं जो भगवान की भक्ति के अलग अलग दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। सगुण भक्ति, सगुण भक्ति में भगवान को साकार रूप में पूजा जाता है। इसमें भगवान को एक रूप, गुण और व्यक्तित्व के साथ देखा जाता है। ठीक है, ये जो सगुण भक्ति का स्वरूप है उसमें भक्त भगवान की मूर्ति, अवतार या किसी विशेष रूप जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, देवी आदि की पूजा करते हैं। प्रमुख विचार, भक्त मानते हैं कि भगवान के गुण जैसे करुणा, दया, प्रेम, शक्ति आदि का अनुभव किया जा सकता है। जैसे रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास आदि सगुण भक्ति के अनुयायी थे। अब है निर्गुण भक्ति। तो देखिए, निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि भगवान को निराकार और निर्गुण यानी बिना किसी गुण या रूप के माना जाता है। इसमें भगवान को अनंत, निराकार और अज्ञेय के रूप में देखा जाता है। भगवान का स्वरूप, निर्गुण भक्त भगवान को एक शक्ति, चेतना या सत्य के रूप में मानते हैं जो किसी भी रूप या आकार से परे है। इस भक्ति में ध्यान और साधना पर अधिक जोर होता है, जहां भक्त भगवान की निराकार उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करता है। उदाहरण के रूप में कबीर, गुरु नानक, रैदास, दादू आदि निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत थे। अब हम मुख्य अंतर देख लेते हैं। तो सगुण भक्ति में भगवान एक साकार रूप में होता है, जबकि निर्गुण भक्ति में भगवान निराकार रूप में होते हैं। सगुण भक्ति में पूजा, भजन, कीर्तन और अन्य बाहरी साधनों का प्रयोग होता है, जबकि निर्गुण भक्ति में ध्यान और आत्म अनुभव पर जोर दिया जाता है। सगुण भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा व्यक्त की जाती है, जबकि निर्गुण भक्ति में ईश्वर के सत्य और ज्ञान की खोज पर बल दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया निर्गुण और सगुण में अंतर। अगला प्रश्न है कि कामायनी की प्रतीक योजना बताइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, महत्वपूर्ण क्या और बिना महत्वपूर्ण क्या, जो पेपर में आ जाए वही महत्वपूर्ण है। नहीं आया तो अच्छे अच्छे प्रश्न तैयार करने का भी कोई औचित्य होता नहीं है। फिलहाल देख लीजिए, अगर कामायनी की प्रतीक योजना आती है तो आप कुछ लिख सकें। तो देखिए, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसे छायावादी युग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस काव्य में प्रतीकों का गहन उपयोग किया गया है जो इसकी भावनात्मक और दार्शनिक गहराई को व्यक्त करने में सहायक होते हैं। कामायनी में मुख्य रूप से मानव मनोविज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। कामायनी की प्रतीक योजना, कामायनी में विभिन्न पात्रों, घटनाओं और स्थानों को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है जो जीवन, मन और विश्व के गूढ़ रहस्यों को समझने का एक साधन है। यहाँ कामायनी में प्रयोग किए गए कुछ प्रतीक योजना का वर्णन निम्न है। जैसे मनु, तो मनु मानव के प्रतीक हैं जो सोचने समझने वाला बुद्धिमान प्राणी है। वे मानव जीवन के संघर्ष, उत्थान, पतन और आत्मज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनु जीवन के अनुभवों से गुजरते हैं जहां वे सुख, दुख, इच्छा और ज्ञान की यात्रा को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। अब श्रद्धा, श्रद्धा प्रेम, विश्वास और आदर्श नारीत्व का प्रतीक है। वह मनु के जीवन की संगिनी है और उन्हें सही दिशा की ओर प्रेरित करती है। ठीक है, श्रद्धा आस्था और विश्वास का प्रतीक है जो मनु के जीवन में स्थायित्व और संयम का प्रतिनिधित्व करती है। यह मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की ओर इंगित करती है। ईड़ा, ईड़ा बुद्धि और ज्ञान तार्किकता का प्रतीक है। वह मानव जीवन में विवेक और सामाजिक अनुशासन का प्रतिनिधित्व करती है। ईड़ा समाज और संस्कृति की ओर इशारा करती है जो अनुशासन और संगठन का महत्व बताती है। वह भावनाओं और इच्छाओं के नियंत्रण की आवश्यकता को भी प्रतीकित करती है। इसके बाद जल प्रलय, तो देखिए, जल प्रलय जो है वो विनाश और नव निर्माण का प्रतीक है।
यह जीवन के संघर्षों और मानव की अदम्य इच्छाओं के पतन की ओर इशारा करता है। जल प्रलय को मानव की अंतर्द्वंद और आत्म विनाशकारी प्रवृत्तियों का प्रतीक माना जा सकता है, जिसके बाद नए जीवन और चेतना का उदय होता है। हिमगिरी। तो देखिए, हिमगिरी जो है वो शांत, स्थिर और ज्ञान का प्रतीक है। यह आत्मचिंतन और तपस्या के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक उन्नति की ओर इंगित करता है। जैसे हिमगिरी मनुष्य के भीतर की शांति, संतुलन, गहन चिंतन का प्रतीक है, जो जहाँ मनुष्य आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। काम। काम इच्छाओं और वासनाओं का प्रतीक है। यह मनुष्य की भौतिक लालसाओं और उसके मानसिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। काम मानवीय इच्छाओं का प्रतीक है, जो मनु को भटकाता है और जीवन में असंतुलन पैदा करता है। इसके द्वारा मनुष्य के भीतर की कमजोरियों और संघर्षों का उजागर किया जाता है। आनंद। आनंद जीवन के अंतिम उद्देश्य और आत्मज्ञान का प्रतीक है। यह आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से एकत्व की स्थिति को दर्शाता है। आनंद वह अवस्था है जहाँ मनु अपने सभी भौतिक और मानसिक संघर्षों से ऊपर उठकर शाश्वत शांति और आत्मतृप्ति प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कमानी की प्रतीक योजना जीवन के विभिन्न आयामों को दर्शाती है। इसमें मानवीय चेतना, मानसिक संघर्ष, भक्ति, ज्ञान और सामाजिक अनुशासन जैसे विषयों को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इन प्रतीकों का प्रयोग कर जयशंकर प्रसाद ने गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेशों को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये तो थी हमारी कामायनी की प्रतीक योजना। अब हमारा अगला प्रश्न है संरचनावाद। देखिए, संरचनावाद क्या है, संरचनावाद से आप क्या समझते हैं, संरचनावाद पे टिप्पणी लिखिए, या संरचनावाद लघुत्तरी प्रश्नों में भी आ सकता है। तो ये चीज देखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। और आइए देख लेते हैं कि संरचनावाद क्या है। तो देखिए, 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण बौद्धिक प्रवृत्ति है संरचनावाद, जो विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और मानव जीवन के अध्ययन के लिए संरचना और नियमों की खोज पर आधारित है। इसे भाषा, समाज, संस्कृति और मानव व्यवहार को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। संरचनावाद का मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी प्रणाली यानी भाषा, साहित्य, समाज को उसके आंतरिक संबंधों और संरचनाओं के आधार पर समझा जा सकता है, न कि केवल उनके व्यक्तिगत तत्वों या बाहरी संदर्भों से। अब संरचनावाद के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। भाषाई संरचनावाद। तो संरचनावाद की नींव स्विस भाषाविद फर्डिनेंड सी सस्यूर द्वारा रखी गई थी, जिन्होंने भाषा को एक संरचना के रूप में समझने का प्रयास किया। सस्यूर के अनुसार भाषा एक प्रणाली है जिसमें शब्दों का अर्थ उनके संबंधों और अंतरों से निर्धारित होता है, न कि स्वतंत्र रूप से। उन्होंने भाषा को संकेतक और संकेतार्थ के बीच के संबंध के रूप में परिभाषित किया। मानव विज्ञान में संरचनावाद। मानव शास्त्री क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद को मानव विज्ञान में लागू किया। उन्होंने तर्क दिया कि सभी मानव समाजों में गहरे संरचनात्मक पैटर्न होते हैं, जैसे कि मिथक, रीति रिवाज और सांस्कृतिक प्रथाएं, जो समान मूल संरचनाओं पर आधारित होते हैं। इसके बाद साहित्य और आलोचना में संरचनावाद। तो साहित्यिक संरचनावाद में रचनाओं को उनके आंतरिक संरचनाओं और नियमों के आधार पर समझने की कोशिश की जाती है। इसमें यह माना जाता है कि किसी भी साहित्यिक पाठ का अर्थ उसकी संरचना, विषय, प्रतीक और भाषा के भीतर के संबंधों से निर्धारित होता है। समाजशास्त्र और संरचनावाद। समाजशास्त्र में संरचनावाद का मुख्य उद्देश्य समाज के नियमों, आदर्शों और संरचनाओं की खोज करना है। इसमें यह समझा जाता है कि समाज की संरचनाएं व्यक्ति के कार्यों और विचारों को नियंत्रित करती है। संरचनावाद के मुख्य तत्व तो देख लेते हैं। संरचनावाद का महत्व। संरचनावाद मानता है कि किसी भी प्रणाली जैसे भाषा, समाज को समझने के लिए उसकी संरचना और नियमों का अध्ययन जरूरी है। संबंधों की प्राथमिकता। संरचनावादी दृष्टिकोण में किसी वस्तु या विचार का अर्थ उसके संबंधों और अंतरों से निर्धारित होता है, न कि उसके स्वतंत्र अस्तित्व से। समग्रता। संरचनावाद समग्रता का समर्थन करता है, यानी किसी भी प्रणाली के सभी हिस्सों को एक पूरे के रूप में देखा जाना चाहिए ताकि उसके बीच के संबंध को समझा जा सके। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि संरचनावाद मानव व्यवहार, भाषा और समाज को समझने का एक दृष्टिकोण है, जिसमें संरचना और संबंधों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इसे
भाषा, साहित्य, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को संरचनावाद पढ़ने में, समझने में बोरिंग फील हो रहा होगा, लेकिन है ऐसा ही। संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद, और इन सबसे क्वेश्चन बनते भी हैं, लिखने के लिए भी आ जाता है, और ये इस पर आप कुछ बना करके लिख भी नहीं सकते हैं जब तक कि आप इसको पढ़े या देखे या जाने नहीं रहेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप लोग। अब आते हैं उत्तर संरचनावाद क्या है। तो देखिए, उत्तर संरचनावाद संरचनावाद की आलोचना और उसके आगे के विकास के रूप में उभरी एक बौद्धिक प्रवृत्ति है। यह 1960 और 1970 के दशक में पश्चिमी दर्शन और साहित्यिक सिद्धांत के क्षेत्र में विकसित हुआ। उत्तर संरचनावादियों का मानना था कि संरचनावाद ने भाषा, समाज और संस्कृति के अध्ययन के लिए जो स्थिर संरचनाएं निर्धारित की थीं, वे पर्याप्त नहीं थीं, क्योंकि वे जटिलता, बहुआयामिकता और अस्थिरता को नजरअंदाज करती थी। उत्तर संरचनावाद के प्रमुख सिद्धांत, पहला हो जाएगा अर्थ की अस्थिरता। उत्तर संरचनावाद का मुख्य सिद्धांत यह है कि अर्थ स्थिर या निश्चित नहीं होता। हर शब्द, वाक्य या विचार का अर्थ संयम, संदर्भ और पाठक के दृष्टिकोण के आधार पर बदलता रहता है। जैक दरिदा ने विघटन की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार किसी भी पाठ को एक निश्चित और अस्थायी अर्थ नहीं दिया जा सकता। हर पाठ में विरोधाभास और असंगतियां होंगी जो उनके अर्थ को अस्थिर बनाती हैं। जैसे कि आजकल जो भी आप कविता पढ़ते हैं, जो भी कहानी पढ़ते हैं, या जो भी नाटक, उपन्यास कुछ भी पढ़ रहे हो, तो एक सिंपल अर्थ होता है जो कि सामान्य तरीके से अभिधा में आप उस अर्थ को लेते हैं। एक लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ अर्थ होता है, जिसको लक्ष्य करके एक लेखक लिखता है। वो बातों को सीधा सीधा तरीके से न कह करके व्यंग के माध्यम से या एक दूसरे वे में कहना चाहता है। तो उन अर्थों को प्रत्येक पढ़ाने वाला टीचर अपना अलग अलग नजरिए से अलग अलग उसकी व्याख्या करेगा। अगला है कि पाठ की व्याख्या में बहुलता। उत्तर संरचनावाद मानता है कि किसी भी पाठ की अनेक व्याख्याएं हो सकती हैं और कोई भी व्याख्या अंतिम या सही नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि पाठ की व्याख्या पाठक के दृष्टिकोण, अनुभव और संदर्भ पर निर्भर करती है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण रोला बार्थ का लेखक की मृत्यु का विचार है, जिसमें कहा गया है कि पाठ का अर्थ लेखक द्वारा नियंत्रित नहीं होता, बल्कि पाठक के अनुभव और समझ से निर्मित होता है। सत्ता और ज्ञान का जटिल संबंध। मिशेल फूको ने तर्क दिया कि सत्ता और ज्ञान आपस में गहरे जुड़े हैं। किसी समाज में ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, या सत्ता संरचनाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फूको ने दिखाया कि किस तरह सामाजिक संस्थाएं, जैसे कि स्कूल, अस्पताल, जेल, ज्ञान का निर्माण और नियमन करती हैं, और कैसे वे सत्ता के तहत समाज के व्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं। स्व और पहचान की अस्थिरता। तो जो उत्तर संरचनावाद है, उसका यह एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है कि स्व या पहचान स्थिर या एकत्रित नहीं होता है। व्यक्ति की पहचान समाज, संस्कृति, भाषा और संदर्भ के आधार पर बदलती रहती है। यह धारणा इस विचार को चुनौती देती है कि कोई अस्थायी निश्चित पहचान होती है। इसके बजाय पहचान हमेशा बदलती रहती है और संदर्भों के आधार पर पुनर्निर्मित होती है। अगली हेडिंग हो जाएगी भाषा की सीमाएं। संरचनावादियों के विपरीत उत्तर संरचनावादी यह मानते हैं कि भाषा स्वयं अस्थिर और अक्षम है, क्योंकि भाषा अपने आप में अर्थों को बदलने का कारण बन सकती है। भाषा में इतने सारे संदर्भ और संकेत छिपे होते हैं कि उसे किसी एक निश्चित अर्थ में बांधना मुश्किल है। उत्तर संरचनावाद के प्रमुख विचारक, तो देखिए, जैक दरिदा, मिशेल फूको, रोला बार्थ, ये लोग उत्तर संरचनावाद के प्रमुख विचारक रहे हैं। ठीक है, ये जूलिया क्रिस्तेवा, ये भी उत्तर संरचनावाद के विचारक हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि उत्तर संरचनावाद संरचनावादी दृष्टिकोण की सीमाओं को चुनौती देकर एक नई समझ की ओर इशारा करता है। यह भाषा, समाज और संस्कृति के अध्ययन में अर्थ और पहचान की अस्थिरता, सत्ता और ज्ञान के जटिल संबंधों और बहुलता की संभावनाओं को स्वीकार करता है। इसके माध्यम से विचारकों ने यह दिखाने की कोशिश की कि कोई भी प्रणाली या संरचना स्थिर नहीं होती और हर चीज में परिवर्तन और विविधता की संभावना होती है। अगला है आधुनिकतावाद क्या है।
आइए देखते हैं आधुनिकतावाद क्या है, जो मॉडर्न दुनिया है वो कैसे चल रही है। तो आधुनिकतावाद 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच की एक प्रमुख सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक प्रवृत्ति है, जो पारंपरिक मान्यताओं, रूपों और सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती देने के लिए नए विचारों, शैलियों और तकनीकों के साथ प्रयोग करने पर केंद्रित थी। यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से पश्चिमी समाज में तेजी से हो रहे औद्योगिक, तकनीकी और सांस्कृतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उभरी। आधुनिकतावाद के प्रमुख लक्षण देखिए। पहला हो जाएगा परंपराओं का खंडन। तो देखिए आधुनिकतावाद में क्या होता है कि जो परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है उसका खंडन करना मुख्य उद्देश्य हो जाता है, जो कि यह साहित्य और कला समाज के नई शैलियों और दृष्टिकोणों को लाने का प्रयास करता है। पारंपरिक नैतिकता, धर्म, समाज में स्थापित ढांचे और मान्यताओं पर सवाल उठाता है। व्यक्तिवाद और आंतरिकता है। आधुनिकतावादी रचनाओं में व्यक्तिगत अनुभव, आत्म अनुभूति और आत्म समाज पर जोर दिया गया। लेखक और कलाकार ने व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों को अधिक प्रमुखता दी। उदाहरण के लिए जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ के उपन्यासों में चेतना की धारा तकनीक का उपयोग करके पात्रों के आंतरिक विचारों और मानसिक प्रवाह को प्रस्तुत किया गया है। अर्थ की अस्थिरता। आधुनिकतावादी रचनाओं में अर्थ स्पष्ट नहीं होता। पाठ या कला के कई दृष्टिकोणों को समझा जा सकता है। यह माना गया कि जीवन और कला की वास्तविकता बहुआयामी होती है और किसी एक दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या संभव नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप पाठकों या दर्शकों को स्वयं पाठ या कलाकृति का अर्थ निकालने के लिए सक्रिय रूप से संलग्न होना पड़ता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव। 19वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी की शुरुआत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने आधुनिकतावाद को आकार दिया। औद्योगिक क्रांति और विज्ञान की तेजी से प्रगति ने पारंपरिक धार्मिक विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं को चुनौती दी। उदाहरण के लिए फ्रायड, डार्विन के विचारों ने मानव मन और समाज की पारंपरिक धारणाओं को बदला। अगली हेडिंग है स्वरूप और शैली में नवाचार। आधुनिकतावादी साहित्य, कला और वास्तुकला में नए रूपों और तकनीकों के साथ प्रयोग किया गया। साहित्य में पारंपरिक कथात्मक शैली को तोड़कर नई संरचनाएं अपनाई गईं, जबकि कला में अमूर्त और प्रतीकात्मक शैलियों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए पाब्लो पिकासो के चित्रों में क्यूबिज्म का प्रयोग हुआ, जिसमें वस्तुओं को उनके रूप और कोणों के माध्यम से दर्शाया गया। अगली हेडिंग है यथार्थवाद का विरोध। आधुनिकतावाद ने यथार्थवाद को खारिज कर दिया, जो जीवन और समाज को सटीक रूप में चित्रित करने का प्रयास करता था। इसके विपरीत आधुनिकतावाद में जटिलता, कल्पना और प्रतीकों के माध्यम से जीवन की गहराई को व्यक्त किया गया। इसे मनुष्य की आंतरिक दुनिया और बाहरी वास्तविकता के बीच के अंतर को उजागर करने का प्रयास माना जाता है। आधुनिकतावाद के क्षेत्र। तो देखिए आधुनिकतावाद के क्षेत्र में साहित्य के अंतर्गत आधुनिकतावादी लेखकों ने पारंपरिक कथानक और चरित्र निर्माण से हटकर आंतरिक अनुभवों और जटिल मनोवैज्ञानिक संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि टी.एस. इलियट की कविता द वेस्टलैंड और जेम्स जॉयस के उपन्यास यूलिसिस आधुनिकतावादी साहित्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसी तरह से कला के रूप में आधुनिकतावाद देखने को मिला, वास्तुकला में भी देखने को मिला। उसके बाद संगीत के क्षेत्र में भी आधुनिकतावाद के प्रमुख विचारक और रचनाकार। तो देखिए आधुनिकतावाद के प्रमुख विचारक टी.एस. इलियट, जेम्स जॉयस, पाब्लो पिकासो, वर्जीनिया वुल्फ।
टी.एस. इलियट अंग्रेजी की आधुनिकतावादी प्रवृत्ति के प्रमुख शहरात हैं, जिनकी कविताएं जैसे द वेस्टलैंड ने पारंपरिक रूपों को चुनौती दी थी। तो इतना बड़ा तो लिखना नहीं है, खैर नामों का जिक्र आपको कर देना है, जिक्र आप लोग जरूर करें। निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि आधुनिकतावाद एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसे साहित्य, कला, संगीत और वास्तुकला में नए विचारों और तकनीकों का जन्म दिया। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआती दशकों में पारंपरिक रूपों और आदर्शों को चुनौती देकर मानव अनुभव को नई दृष्टि से समझने का प्रयास था। आधुनिकतावाद ने व्यक्तिगत जटिलता और प्रयोग के माध्यम से सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति में एक नई दिशा दी। अब अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? ठीक है, तो देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध में विकसित हुई एक बौद्धिक, सांस्कृतिक और कलात्मक प्रवृत्ति है जो आधुनिकतावाद की सीमाओं और रचनाओं का विरोध करती है। यह प्रवृत्ति आधुनिकतावादी विचारों के प्रतिरोध में उभरी और कई क्षेत्रों में परंपराओं को चुनौती देने, अस्थायित्व और वस्तुनिष्ठता पर सवाल उठाने और बहुलता, विखंडन और असंगतता पर जोर देने का काम करती है। उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख लक्षणों को देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा आधुनिकता की आलोचना। देखिए, संरचनावाद भी था, उत्तर संरचनावाद जो आया तो संरचनावाद की आलोचना किया। उसी तरह से आधुनिकतावाद है, ये जब उत्तर आधुनिकतावाद आया तो आधुनिकतावाद की आलोचना की। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावाद के विचारों और सिद्धांतों की आलोचना करता है। आधुनिकतावादी स्थिरता, प्रकृति और विज्ञान पर विश्वास करते थे, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद इन विचारों को चुनौती देकर अनिश्चितता, बहुलता और विविधता को प्राथमिकता देता है। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों का मानना है कि आधुनिकतावाद ने ज्ञान, सत्य और प्रगति के नाम पर समाज में कुछ विशेष संरचनाओं और विचारधाराओं को थोपा जो समस्याग्रस्त हो सकती है। यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो आधुनिकतावाद आया और उससे जो विसंगतियां उत्पन्न हुई, उनको ठीक करने का काम उत्तर आधुनिकतावाद कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अर्थ की अस्थिरता, वही वाला मैटर हो गया जो उत्तर संरचनावाद और संरचनावाद में था। इसके बाद विखंडनवाद, इसमें एक नया पैटर्न जुड़ा, विखंडनवाद। तो उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण में समाज, भाषा और कला में विखंडन की प्रमुख भूमिका निभाता है। यह विचार है कि जीवन और अनुभव को एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह विखंडित और जटिल है। साहित्य, कला और संस्कृति में विखंडन को अभिव्यक्त करने के लिए विविध शैलियों और रूपों और विचारों का प्रयोग किया जाता है। मिश्रण और अतिक्रमण, उत्तर आधुनिकतावाद विभिन्न शैलियों, रूपों, भाषाओं के मिश्रण पर जोर देता है। यह शैली, तकनीक और दृष्टिकोण का एक साथ प्रयोग करता है, जिसमें नए और असामान्य प्रयोग किए जा सकते हैं, जिसमें पैरोडी, पैस्टिस जैसे उपकरणों का प्रयोग कर उत्तर आधुनिकतावादी कलाकार और लेखक परंपरागत शैलियों का मजाक बनाते हैं और उनके साथ खेलते हैं। मेटा नैरेटिव्स का खंडन, देखिए इसमें क्या होता है कि जो महाआख्यान है या बड़े सार्वभौमिक सत्य सिद्धांतों को इसमें खारिज किया जाता है। इसके बजाय यह व्यक्तिगत, स्थानीय और विविध दृष्टिकोणों को महत्व देता है। उसी तरह से सिमुलेशन और आभासी वास्तविकता को भी इस अवधारणा में महत्व दिया गया है। उसके बाद असंगतता और विडंबना, उत्तर आधुनिकतावादी कलात्मक और साहित्यिक रचनाओं में विडंबना, असंगतता और अवास्तविकता का उपयोग किया जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद के जो प्रमुख विचारक हैं उसमें जैक देरिडा, जॉन बाद्रिलार्ड, फ्रेडरिक जेम्सन, नाम भी तो नहीं याद रहने वाला है, देरिडा के अलावा कौन किसको जानता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद एक ऐसी बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति है जो आधुनिकतावादी धारणाओं को चुनौती देकर जीवन, कला और समाज में
बहुलता, विविधता और अस्थिरता को प्रमुख मानती है। इसका उद्देश्य पारंपरिक सत्य संरचनाओं और स्थिरता को खारिज करना और जटिलता और अनिश्चितता को स्वीकार करना है। ठीक है, अब आते हैं साधारणीकरण पे। ये महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। साधारणीकरण की परिभाषा आ सकती है, साधारणीकरण क्या है उसके बारे में बताइए, साधारणीकरण से आप क्या समझते हैं, शुक्ल के विचार प्रकट कीजिए। ये सब चीजें आपके पेपर में आ सकती हैं। आइए देख लेते हैं साधारणीकरण। साहित्य और संरचना सिद्धांत में एक प्रमुख अवधारणा है जो यह बताती है कि लेखक या वक्ता द्वारा प्रस्तुत विचार, भावनाएं या अनुभव किस प्रकार एक सामान्य या साझा रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि पाठक या श्रोता उनसे संबंधित हो सके। इसका उद्देश्य किसी व्यक्तिगत अनुभव या भावना को इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि वह दूसरों के लिए भी प्रासंगिक और समझने योग्य हो जाए। साधारणीकरण की परिभाषा। साधारणीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रचनाकार अपने व्यक्तिगत अनुभव, भावनाओं या विचारों को इस प्रकार सार्वभौमिक या सामान्य रूप में प्रस्तुत करता है कि वे पाठक या श्रोता के लिए भी उतने ही प्रासंगिक और अनुभव सिद्ध बन सकें। इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत भावनाएं समाज में व्यापक संदर्भ में ढल जाती हैं, जिससे विभिन्न लोगों के लिए उन्हें समझना और अनुभव करना सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी कविता में कवि अपनी व्यक्तिगत वेदना का वर्णन करता है, लेकिन वह वेदना साधारणीकरण की प्रक्रिया से गुजरकर पाठक के लिए संवेदना पैदा करती है। पाठक अपनी भावनाओं और अनुभवों के आधार पर उस वेदना से जुड़ाव महसूस करता है। साधारणीकरण साहित्य, कला और संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके द्वारा व्यक्तिगत अनुभव सार्वभौमिक रूप में बदलकर व्यापक संरचना संचार स्थापित करते हैं। देखिए, साधारणीकरण वह होता है जैसे कोई भी रचनाकार, लेखक या कोई भी शायरी लिखने वाला जब कोई भी रचना लिखता है और उस चीज को आप लोग अपने अंदर उसी भावना को फील कर लेते हैं, तो वही एक तरह से साधारणीकरण है। अब आइए आलोचना दृष्टि देख लेते हैं। देखिए, आलोचना से क्वेश्चन जरूर आता है। उसमें रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि, नगेंद्र की आलोचना दृष्टि, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि और रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि, इन चारों पर अगर यदि पकड़ रखते हैं तो एक क्वेश्चन जरूर आपको फंसेगा। ठीक है, तो आइए हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि देख लेते हैं। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उन्होंने आलोचना, लेखक और विचारक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। इनकी आलोचना दृष्टि व्यापक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में समाहित थी। इनकी आलोचना दृष्टि परंपरा और आधुनिकता का संतुलन स्थापित करती है, जिसमें भारतीय संस्कृति, साहित्य और समाज का गहन विश्लेषण होता है। उनके विचार और दृष्टिकोण साहित्य की व्यापक समझ और बहुआयामी दृष्टिकोण पर आधारित थे। उनकी आलोचना दृष्टि के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना में भारतीय संस्कृति का प्रमुख स्थान है। उन्होंने भारतीय परंपराओं, धार्मिक धारणाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को साहित्यिक रचनाओं के संदर्भ में देखा। उनके अनुसार साहित्य केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह उस समाज और संस्कृति का प्रतिबिंब है जिसमें वह लिखा गया है। वे साहित्य को भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समझने और उसकी प्रासंगिकता को खोजने में के पक्षधर थे। इतिहास और परंपरा का महत्व। द्विवेदी जी की आलोचना दृष्टि में इतिहास और परंपरा का गहन महत्व था। उन्होंने साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन करते समय उनके ऐतिहासिक संदर्भ और उनकी परंपरा से जुड़े तत्वों का ध्यान रखा। उनके अनुसार परंपरा केवल अतीत की चीज नहीं है, बल्कि यह वर्तमान के साथ जुड़ी हुई
एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। समग्र दृष्टिकोण। द्विवेदी जी ने साहित्य को केवल साहित्यिक सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा, बल्कि उसका दार्शनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों में भी अध्ययन किया। उनका मानना था कि साहित्य समाज का एक अंग है। इसे समाज, राजनीति, धर्म और दर्शन के साथ जोड़कर भी ही सही रूप में समझा जा सकता है। आधुनिकता और परंपरा का समन्वय। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि में आधुनिकता और परंपरा का समन्वय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि आधुनिकता का अर्थ परंपरा का त्याग नहीं, बल्कि परंपरा की पुनर्व्याख्या और उसमें निहित मूल्यों का समकालीन संदर्भ में पुनर्निर्माण करना है। वे परंपरा और आधुनिकता को एक दूसरे के पूरक मानते थे, न कि विरोधी। अगली हेडिंग है मानवीय दृष्टिकोण। द्विवेदी जी की आलोचना दृष्टि में मानवीय मूल्यों का विशेष महत्व है। उनके अनुसार साहित्य का अंतिम उद्देश्य मनुष्य की भलाई और सामाजिक समरसता की स्थापना होना चाहिए। साहित्यकार का दायित्व है कि वह समाज के भीतर व्याप्त विषमताओं, अन्याय और शोषण का उजागर करे और मनुष्य के कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन करे। अगला हेडिंग हो जाएगा भक्ति आंदोलन का विश्लेषण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विशेष रूप से भक्ति साहित्य और संत परंपरा का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने संत कवियों जैसे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास के साहित्य को विश्लेषण के केंद्र में रखा और भक्ति आंदोलन की समाज और संस्कृति पर गहरी छाप को उजागर किया। उनके अनुसार भक्ति आंदोलन केवल धार्मिक प्रवृत्ति नहीं था, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन और मानवीय मूल्यों के उत्थान का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। सृजन और आलोचना का सामंजस्य। द्विवेदी जी का मानना था कि आलोचना और सृजन में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आलोचना को साहित्यिक सृजन की तरह ही रचनात्मक होना चाहिए। उनकी आलोचना दृष्टि में साहित्य की रचनात्मकता और आलोचनात्मकता का सामंजस्य देखने को मिलता है। वे आलोचना को केवल साहित्यिक दोष निकालने का माध्यम नहीं, बल्कि साहित्यिक सृजन को समझने और उसके सार को पकड़ने का उपकरण मानते थे। साहित्यिक चेतना का विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि में साहित्यिक चेतना का विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका मानना था कि साहित्य का उद्देश्य न केवल मनोरंजन है, बल्कि यह व्यक्ति और समाज की चेतना को जागृत करने का कार्य करता है। साहित्यकार को समाज के अंदर व्याप्त समस्याओं, अंतर्विरोधों और संघर्षों को समझकर अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि व्यापक, गहन और समग्र दृष्टिकोण वाली थी। उन्होंने साहित्य, संस्कृति, इतिहास, समाज के विभिन्न पहलुओं को मिलाकर साहित्यिक रचनाओं का विश्लेषण किया। उनकी आलोचना दृष्टि का केंद्र भारतीय साहित्य और संस्कृति की गहन समझ, परंपरा और आधुनिकता का समन्वय और साहित्य के माध्यम से मानवीय मूल्यों की स्थापना थी। उनके विचार आज भी साहित्यिक आलोचना में प्रासंगिक और मार्गदर्शक है। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको हम लोगों ने देखा। कम से कम आप लोग उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर ध्यान रखते हैं तो आप परीक्षा में ठीक ठाक मैटर लिख सकते हैं। यदि लॉन्ग आंसर भी आता है, यदि मान लीजिए 8 हेडिंग आपको मालूम है तो लॉन्ग आंसर भी लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अगर एक पेज में 3 हेडिंग भी देते हैं तो आराम से आपका 2.5 से 3 पेज लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा क्वेश्चन नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण आलोचक हैं और एक तरह से इनका भी बहुत बोलबाला था। तो आइए इनकी भी आलोचना दृष्टि को देख लेते हैं। नामवर सिंह हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक, विचारक और लेखक थे।
जिनकी आलोचना दृष्टि में हिंदी साहित्य की आलोचना और मूल्यांकन को दिशा को गहराई से प्रभावित किया। उनकी आलोचना दृष्टि का केंद्र बिंदु साहित्य की सामाजिक और ऐतिहासिक प्रासंगिकता, साहित्यिक परंपराओं का पुनर्निर्माण और समकालीन विचारधारा का समावेश था। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं। समाज और साहित्य का संबंध। नामवर सिंह के अनुसार साहित्य केवल व्यक्तिगत या कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने साहित्य को समाज के विभिन्न पहलुओं और यथार्थ की गहराई से जोड़कर देखा। उनके विचार में साहित्य समाज की समस्याओं, संघर्षों और परिवर्तनशील स्थितियों को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। साहित्यिक परंपरा और आधुनिकता का समन्वय। नामवर सिंह ने भारतीय साहित्य की परंपराओं और आधुनिक विचारधारा के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने साहित्यिक परंपराओं का गहन अध्ययन किया और उन्हें आधुनिक संदर्भ में पुनर्व्याख्यायित किया। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद और सामंजस्य की आवश्यकता पर जोर दिया। आलोचना की विधियां और शैलियां। नामवर सिंह ने आलोचना के विभिन्न दृष्टिकोणों और शैलियों को अपनाया। उन्होंने साहित्यिक रचनाओं की मूल्यांकन के लिए नई और आधुनिक आलोचनात्मक विधियों का उपयोग किया। उनकी आलोचना में विभिन्न साहित्यिक शैलियों और प्रवृत्तियों का विश्लेषण शामिल था, जिसमें ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर जोर दिया गया। आलोचना का उद्देश्य। तो देखिए, नामवर सिंह के अनुसार आलोचना का मुख्य उद्देश्य केवल साहित्यिक कृतियों की प्रशंसा या आलोचना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य साहित्यिक कृतियों के गहरे अर्थ और समाज के साथ उसके संबंध को समझना और आलोचना की साहित्यिक कृतियों को सामाजिक संदर्भ और उसके सांस्कृतिक प्रभाव को उजागर करने का कार्य करना चाहिए। साहित्य की ऐतिहासिकता और समकालीनता। नामवर सिंह ने साहित्य की ऐतिहासिकता और समकालीनता को समझने पर जोर दिया। उन्होंने यह माना कि साहित्य को केवल उसके समय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, बल्कि उसे वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। विविधता और बहुलता का सम्मान। नामवर सिंह ने साहित्य में विविधता और बहुलता की सराहना की। उन्होंने विभिन्न साहित्यिक स्वरूपों, शैलियों और विचारधाराओं को स्वीकार किया और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। उनका मानना था कि साहित्य की शक्ति उसकी बहुलता और विविधता में निहित है। मूल्यांकन का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। नामवर सिंह ने साहित्यिक मूल्यांकन में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने आलोचकों को किसी एक विशेष विचारधारा या दृष्टिकोण से सीमित नहीं किया, बल्कि साहित्य को विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारधाराओं से समझने का प्रयास किया। उन्होंने यह माना कि साहित्यिक मूल्यांकन में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखना आवश्यक है। साहित्यिक सृजन और आलोचना का अंतर। नामवर सिंह ने साहित्यिक सृजन और आलोचना के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने यह कहा कि जबकि साहित्यिक सृजन व्यक्तिगत और रचनात्मक अभिव्यक्ति है, आलोचना का कार्य सृजन के सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों को समझना और विश्लेषण करना है। उनके अनुसार आलोचना को सृजन की प्रक्रिया को समझने और उसकी गहराई को उजागर करने का कार्य करना चाहिए। निष्कर्ष रूप में नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि ने हिंदी साहित्य की आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी दृष्टि ने साहित्य को समाज, संस्कृति और इतिहास के साथ जोड़कर समझने पर जोर दिया और परंपरा और आधुनिकता के बीच एक संतुलन स्थापित किया। उनकी आलोचना दृष्टि में साहित्यिक परंपराओं का पुनर्निर्माण, सामाजिक संदर्भ का महत्व और आलोचना की विविध दृष्टिकोणों का समावेश था। उनके विचार आज भी साहित्यिक आलोचना और अध्ययन में प्रासंगिक और मार्गदर्शक हैं।
तो ये रही नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि। अब आगे हम लोग देखेंगे स्त्री विमर्श, क्योंकि आपके सिलेबस में लगा हुआ टॉपिक है, स्त्री विमर्श पे प्रश्न बन सकता है। तो आइए स्त्री विमर्श का जो मेन पोर्शन है उसको देख लेते हैं, और इससे अगर प्रश्न बनता है तो आप कर लीजिएगा। स्त्री विमर्श एक सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक आंदोलन है जो महिलाओं के अधिकारों, समानता और स्वतंत्रता की वकालत करता है। यह समाज में महिलाओं के प्रति मौजूद असमानताओं, भेदभाव और शोषण को चुनौती देने के लिए कार्य करता है। स्त्री विमर्श का उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को बढ़ावा देना और लैंगिक समानता की दिशा में काम करना है। स्त्री विमर्श के प्रमुख पहलू। लैंगिक समानता। स्त्री विमर्श का मुख्य उद्देश्य समाज में लैंगिक समानता की प्राप्ति है। इसका मतलब है कि महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार, अवसर, सम्मान मिलना चाहिए। महिला का अधिकार। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें शारीरिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और समान कार्य का अवसर शामिल है। भेदभाव और शोषण का विरोध। स्त्री विमर्श महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और शोषण के खिलाफ काम करता है। इसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। आर्थिक समानता। आर्थिक अवसरों में समानता सुनिश्चित करना स्त्री विमर्श का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें महिलाओं को समान वेतन, रोजगार के अवसर और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में काम करना शामिल है। शिक्षा और जागरूकता। स्त्री विमर्श शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के बारे में लोगों को जागरूक करने पर जोर देता है। सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव। यह आंदोलन सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देता है जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव या असमानता को बढ़ावा देती है। इसमें पितृसत्ता, रूढ़िवादिता और सांस्कृतिक परंपराओं पर का आलोचना शामिल है। देखिए, पितृसत्ता जैसे क्या है ना कि भारत एक पितृसत्तात्मक देश रहा है। यहाँ पे जो भी नियम कानून बनाए गए, जो भी धर्म ग्रंथ या जो भी चीजें लिखी गई, तो ज्यादातर पुरुषों ने लिखा और अपने पक्ष में लिखा। महिलाओं के हिस्से ज्यादातर सांत्वना ही आई। तो महिलाओं ने ये विरोध छेड़ दिया कि जब हमारा ये दुख है तो हमें खुद प्रकट करने की आजादी होनी चाहिए, हम खुद इस चीज को लिखेंगे। सहानुभूति बनाम स्वानुभूति का मैटर था, परानुभूति बनाम आत्मानुभूति। तो ये चीजें हैं, इसलिए विमर्श बहुत तेजी से पनपा था। तो उसमें सिमोन द बुआ और ये सब महिलाएं बहुत ही अग्रणी रहीं। बाद में आपके हिंदी साहित्य में मीराबाई को मुख्य लीड रोल में देखा जाता है। बाद में महादेवी वर्मा और ये नई जो रचनाकार हैं, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, दीप्ति खंडेलवाल, ये सब, नासिरा शर्मा, ये लोग बाद में, कात्यायनी, ये लोग आती रहीं और इन्होंने इस पर बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया और अधिकारों के लिए लड़े। तो इन चीज़ों को आप लोग उसमें समाहित करके लिख लीजिएगा। ये बहुत लंबा चौड़ा मैटर है, एक वीडियो में इसको बताना संभव नहीं है। बाकी कुछ हेडिंग देख लीजिए। ये जैसे है कि प्रस्तावित नीतियों और कानून। स्त्री विमर्श नीतियां और कानून को सिफारिश करता है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। भिन्न प्रकार का स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारधाराओं में विभाजित होता है, जैसे लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सवादी फेमिनिज्म, यथार्थवादी फेमिनिज्म, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। प्रत्येक दृष्टिकोण महिलाओं की समानता और अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्त्री विमर्श समाज में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, शोषण और असमानता के खिलाफ आवाज उठाता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अगला हमारा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी की समन्वय चेतना।
ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। तो देखिए, तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि और संत थे, जिन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में भारतीय समाज और धार्मिक परंपराओं के विभिन्न पक्षों को समन्वित किया। तुलसीदास जी की समन्वय चेतना, उनके विचारों की व्यापकता और उनके काव्य में व्यक्त गहन आध्यात्मिकता, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता को दर्शाती है। उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण ने उन्हें भारतीय समाज और धर्म को एकजुट करने वाले कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने भक्ति, नीति, धर्म और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को एकत्रित करते हुए अपने काव्य में एक संतुलन और समन्वय की भावना उत्पन्न की। तुलसीदास की समन्वय की चेतना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें पहला बिंदु हो जाएगा सामाजिक समन्वय। सभी वर्गों और जातियों के प्रति समानता। तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में समाज के सभी वर्गों, जातियों और समुदायों के प्रति समान दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वे समाज में व्याप्त जाति भेद और सामाजिक असमानताओं को स्वीकार करते हुए समन्वय का संदेश देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य की सच्ची पहचान उसके कर्म और उसकी भक्ति में है, न कि उसकी जाति या सामाजिक स्थिति में। दूसरा है राम राज्य की अवधारणा। यह भी सामाजिक समन्वय के अंतर्गत ही आ जाएगा। इस उनके काव्य में रामचरितमानस में राम राज्य की अवधारणा का वर्णन मिलता है, जहां हर व्यक्ति को समानता, न्याय और समरसता का अधिकार प्राप्त होता है। यह तुलसीदास जी की सामाजिक समन्वय चेतना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी लोग सुखी और संतुष्ट हों। उदाहरण के रूप में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। इस पंक्ति में उन्होंने उस आदर्श राज्य का वर्णन किया जहां किसी प्रकार की पीड़ा या अन्याय नहीं होता है। धार्मिक समन्वय। सगुण और निर्गुण भक्ति का समन्वय। तुलसीदास जी ने सगुण भक्ति का समर्थन करते हुए भगवान राम के रूप में ईश्वर की साकार उपासना को प्रमुखता दी, लेकिन साथ ही उनके विचारों में निर्गुण भक्ति के भी झलक देखने को मिलती है। उन्होंने राम को साकार रूप में पूजा, लेकिन उनका दर्शन ईश्वर के निराकार और सर्वव्यापी रूप को भी स्वीकार किया। इस प्रकार उन्होंने भक्ति के दोनों धाराओं सगुण और निर्गुण के बीच समन्वय स्थापित किया। वेद और पुराण का समन्वय। तुलसीदास जी ने वैदिक और पौराणिक परंपराओं के बीच समन्वय स्थापित किया। उन्होंने वैदिक ज्ञान को जनसाधारण की भाषा में प्रस्तुत किया और उसे सरल सुबोध रूप में लोगों के सामने रखा, ताकि लोग धर्म और भक्ति के मार्ग पर चल सके। इसलिए इन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा। सांस्कृतिक समन्वय। देखिए, हिंदू धर्म में विभिन्न संप्रदायों का समन्वय। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित किया। उन्होंने वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदायों के तत्वों को अपने साहित्य में समाहित किया, जिससे वे संपूर्ण हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए प्रासंगिक बने। भारतीय संस्कृति का समन्वय। तुलसीदास जी ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को एकत्रित किया। उनके काव्य में धर्म, दर्शन, साहित्य, संगीत और कला के विभिन्न रूपों का समन्वय देखा जा सकता है। उनकी कृतियां भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों को एकत्रित कर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। नैतिक और आध्यात्मिक समन्वय। रामचरितमानस में राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से तुलसीदास जी ने नैतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय प्रस्तुत किया। उन्होंने राम को न केवल एक महान योद्धा और राजा के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि उन्हें धर्म और नैतिकता का प्रतीक माना। राम का चरित्र सभी सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का आदर्श उदाहरण है।
धर्म और कर्म का समन्वय। तुलसीदास जी ने धर्म और कर्म को एक साथ जोड़ते हुए यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कर्म योग और भक्ति को एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किया, जिससे आध्यात्मिकता और जीवन के व्यवहारिक पक्षों के बीच एक समन्वय स्थापित हो सका। भाषाई समन्वय। आम बोलचाल की भाषाएं। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जो उस समय के आम लोगों की भाषा थी। उन्होंने संस्कृत के गूढ़ धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों को सरल भाषा में प्रस्तुत कर आम जनता तक पहुंचाया। इस प्रकार वे भाषा के स्तर पर भी समन्वय बने, जहां उन्होंने विद्वानों और जनसाधारण दोनों के लिए साहित्य का सृजन किया। लोक और शास्त्र का समन्वय। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में लोक और शास्त्र के बीच अद्भुत संतुलन और समन्वय स्थापित किया। उन्होंने शास्त्रों में वर्णित गूढ़ तत्वों और धार्मिक सिद्धांतों को लोकगीतों, कहावतों और लोक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया, जिससे उनका साहित्य समाज के सभी वर्गों में प्रासंगिक हो गया। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि तुलसीदास जी की समन्वय चेतना ने उन्हें भारतीय समाज और धर्म के एक महान संत और कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धाराओं को एक सूत्र में पिरोकर ऐसा साहित्य रचा जो समाज में समरसता, एकता और भक्ति का संदेश देता है। उनकी रचनाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक, नैतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी समन्वयवादी दृष्टि आज भी भारतीय समाज में एकता और समरसता का संदेश का प्रतीक बनी हुई है। अगला प्रश्न है दलित विमर्श। दलित विमर्श का एक मेन टॉपिक है। इससे दलित विमर्श से संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा उसमें ये उत्तर चल जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं दलित विमर्श में। देखिए, दलित विमर्श भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और शोषण के खिलाफ उठी आवाज है। यह विमर्श उन समुदायों की दयनीय स्थिति, संघर्ष और उनके अधिकारों की बहाली के लिए होने वाले संघर्ष का वर्णन करता है, जिन्हें भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से अस्पृश्य या अछूत माना गया था। दलित विमर्श का मुख्य उद्देश्य जाति व्यवस्था के अत्याचारों का विरोध करना, दलितों के आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना करना और समानता व न्याय की मांग को सामने लाना है। दलित विमर्श का इतिहास और उसका उद्भव। देखिए, दलित विमर्श जो प्राचीन और मध्यकालीन पृष्ठभूमि देख लेते हैं उसकी। तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें प्राचीन काल से ही रही हैं और इसके तहत लोगों को जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांटा गया। शूद्र और अछूत माने जाने वाले दलितों को समाज के निचले स्तर पर रखा गया और उसके साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षिक रूप से अत्याचार होते रहे। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने इस असमानता को चुनौती दी। कबीर, रैदास और अन्य संतों ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी धर्म की आलोचना की और समाज में समानता और भक्ति के आधार पर मानवता की प्रतिष्ठा का समर्थन किया। आधुनिक काल में दलित आंदोलन, वो तो मध्य काल का पीरियड था, ये आधुनिक काल। 19वीं 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज में सुधारवादी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई गई। इस समय दलित विमर्श का विकास मुख्य रूप से दलितों की सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्थिति सुधारने के लिए हुआ, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा और सामाजिक सुधारों के माध्यम से दलितों की स्थिति को सुधारने की दिशा में काम किया। उनके आंदोलनों ने दलितों को जागरूक किया और जातिगत शोषण के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। इसमें भीमराव अंबेडकर दलित आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और भारतीय संविधान में उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था की आलोचना की और जातिवादी समाज को अस्वीकार करते हुए सामाजिक असमानता की वकालत की। दलित विमर्श के मुख्य विषय: जाति आधारित भेदभाव। देखिए, दलित विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जाति आधारित भेदभाव और उसकी भयावहता का उजागर करना है।
यह विमर्श जाति व्यवस्था के कारण होने वाले शोषण, अत्याचार और दलितों के साथ होने वाले अन्याय की कठोर आलोचना करता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों को आज भी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा जाता है। दलित विमर्श इन सभी अत्याचारों और भेदभाव के खिलाफ एक सशक्त प्रतिरोध है। अस्मिता की तलाश। दलित विमर्श दलितों की अस्मिता की बहाली और पुनर्निर्माण की बात करता है। यह उन सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचों को चुनौती देता है जिन्होंने दलितों को हमेशा समाज में नीचे रखा। यह विमर्श इस बात पर बल देता है कि दलितों को केवल शोषण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनकी संस्कृति और उनके संघर्ष और उसकी अस्मिता को भी सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए। सामाजिक और आर्थिक समानता। दलित विमर्श का एक और प्रमुख मुद्दा दलितों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता की मांग है। यह विमर्श इस बात पर बल देता है कि केवल जातिगत भेदभाव के उन्मूलन से ही दलितों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, बल्कि उनके लिए शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बराबरी के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। आरक्षण और अन्य सकारात्मक उपायों के माध्यम से दलितों को शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर प्रदान किए जाते हैं जाने की मांग दलित विमर्श का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धर्म और राजनीति का समन्वय। दलित विमर्श में धर्म की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भीमराव अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव का सामना करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों दलितों को इसके साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म जातिवाद से मुक्त है और समानता पर आधारित है, इसलिए दलितों के लिए यह एक नई पहचान और मुक्ति का मार्ग हो सकता है। अगला हो जाएगा, इसके साथ ही दलित विमर्श ने भारतीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। दलित राजनीति का उद्देश्य दलितों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है। दलित नेताओं और दलों ने इस दिशा में प्रयास किए हैं कि दलित समाज को राजनीतिक रूप से संगठित और सशक्त बनाया जाए। अब दलित साहित्य देख लेते हैं। दलित विमर्श का सबसे बड़ा माध्यम दलित साहित्य है। दलित साहित्य ने दलितों के जीवन, संघर्ष, अस्मिता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। यह साहित्य शोषण, अत्याचार और दलित समाज में संघर्षों का दस्तावेज है और इसे दलितों की आत्मकथा के रूप में देखा जा सकता है। दलित आत्मकथा। दलित साहित्य में आत्मकथाओं का विशेष स्थान है। इसमें दलित लेखकों ने अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव और अत्याचारों को उजागर किया, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन, शरण कुमार लिम्बाले की अक्करमासी और दलित जीवन की पीड़ा और संघर्ष को बयां करती है। दलित कविता और कहानी। दलित साहित्य में कविता और कहानी के माध्यम से भी दलितों की आवाज को उठाया गया। यह साहित्य जाति व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध, आक्रोश और आत्मसम्मान का प्रतीक है। दलित साहित्यकारों में ओम प्रकाश वाल्मीकि, धर्मवीर, दया पवार, कुसुम मेघे और सुकृता पाल कुमार जैसे लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दलित साहित्य या दलित विमर्श की चुनौतियां। आइए इसकी चुनौतियां देख लेते हैं। देखिए, इसके सामने भी चुनौतियां हैं। जाति आधारित हिंसा। आधुनिक समय में भी दलितों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की घटनाएं होती रहती हैं। इसके खिलाफ संघर्ष करना अभी भी दलित विमर्श की मुख्य चुनौती है। सामाजिक असमानता का बने रहना। शिक्षा व्यवस्था और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में दलितों के लिए समान अवसरों का अभाव एक बड़ी चुनौती है। इन मुद्दों पर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि दलित विमर्श एक सामाजिक आंदोलन है जो भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत असमानता, शोषण और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करता है। यह दलित समाज में आत्मसम्मान, अस्मिता और अधिकारों की बहाली की दिशा में कार्यरत है। दलित विमर्श का उद्देश्य केवल शोषण की आलोचना करना नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां व्यक्ति को समानता और न्याय मिले। यह विमर्श भारतीय समाज में
समानता और न्याय की स्थापना के लिए एक सशक्त आवाज है। दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बाकी आपका 22 को पेपर है तो इसलिए सोचे कि थोड़ा लंबी वीडियो कर देते हैं, आप लोग कम से कम 1 घंटे तक देख लें, कुछ आपको हेल्पफुल क्वेश्चन मिले ताकि आप पेपर में लिखने में आसानी हो। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।